सो हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक गर्ग एमबीबीएस फ्रॉम जीएमसी फिरोजाबाद। तो जो यूनिट अपनी चल रही है वो है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में अपन ने बोला था कि 4 चैप्टर की बात करेंगे। इंडियन लीगल सिस्टम, मेडिकल एथिक्स, मेडिकल नेग्लिजेंस और कंसेंट इन मेडिकल प्रैक्टिस। तो पहला चैप्टर अपन ने देखा था इंडियन लीगल सिस्टम। कोर्ट प्रोसीजर की बात की थी, डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिपोजिशन की बात की थी। 12 सेक्शंस बताए थे टोटल, 4 बीएनएस, 4 बीएनएसएस और 4 बीएसए की अपन बात करें तो ना। तो सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, जैसा कि पहले ही बताया था। फॉरेंसिक में डेफिनेशंस और लीगल सेक्शंस अपन बात करें तो उन्हीं पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वाइवा पॉइंट में, तो उन्हीं पे पूछा जाएगा, आपसे ध्यान ही रखना है इस प्रकार से, है ना। तो अभी अपन बात कर रहे हैं, एक छोटा सा चैप्टर है मेडिकल एथिक्स। अपन बात करें तो कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में ना। ये चैप्टर बस आपको जस्ट देख ही लेना है। इसमें मुझे नहीं लगता कुछ खास है इस चैप्टर में। अपन एक तो वो पढ़ेंगे रेड क्रॉस एम्बलम, वो वाइवा में पूछ सकता है, रेड क्रॉस एम्बलम भी कुछ खास नहीं है। अपन बात के वार्निंग वर्सेस वार्निंग नोटिस अपन पढ़ेंगे। तो चलो अपन शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मेडिकल एथिक्स अपन बात करें तो देखो, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है मेडिकल एथिक्स। तो एथिक्स का मतलब क्या होता है, आपने एटकॉम पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर से चलता आ रहा है एटकॉम। एटकॉम की फुल फॉर्म क्या होती है? एटीट्यूड, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन है। तो एथिक्स वर्ड आप वहां भी पढ़ते हो ना। तो सीधी सी बात है, एथिक्स का मतलब होता है शिष्टाचार। कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना ही पड़ेगा डॉक्टर को, ध्यान रखना इस प्रकार से, या करना ही चाहिए। अपन बात करना ही पड़ेगा, बोलो मस्ट होते हैं, दैन रखना इस प्रकार से। तो इंट्रोडक्शन की बात करें मेडिकल एथिक्स की, तो डेफिनेशन क्या होती है? एथिक्स का मतलब क्या, मेडिकल एथिक्स का मतलब क्या? ए सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल दैट मस्ट बी अबाइड बाय ए डॉक्टर इन देयर प्रोफेशनल प्रैक्टिस। अपन बात करें तो ना, तो एक मोरल प्रिंसिपल का सेट है जिनको डॉक्टर को फॉलो करना ही करना पड़ेगा अपने प्रोफेशनल प्रैक्टिस के साथ साथ। अपन बात करें ना, तो डॉक्टर अपना काम कर रहा है, उसका प्रोफेशन है लोगों का इलाज करना, तो उस प्रोफेशन में कुछ मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको उसको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। वो मोरल प्रिंसिपल क्या है? मेडिकल एथिक्स है। अपन बात के ध्यान रखना है, सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल दैट मस्ट बी अबाइड बाय ए डॉक्टर इन ए प्रोफेशनल प्रैक्टिस। अपन बात करें तो कौन कौन से एथिकल प्रिंसिपल आप बोल रहे हो मोरल प्रिंसिपल हैं? तो कौन कौन से मोरल प्रिंसिपल हैं वो? तो 4 आएंगे यहाँ पे, ऑटोनॉमी, जस्टिस, बेनिफिशेंस और नॉन मेलिफिशेंस। सबसे पहले बात करें ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब है कि पेशेंट को अधिकार है ट्रीटमेंट चूज करने का ना। कोई भी ट्रीटमेंट है तो पेशेंट को यह अधिकार है कि वो उस ट्रीटमेंट को चूज कर सकता है या मना कर सकता है ना। कोई भी बीमारी हुई पेशेंट को, डॉक्टर ने आकर के बताया पेशेंट को कि भाई आपको ये बीमारी है, इस बीमारी का ये इलाज है, ऑपरेशन है, या ये दवाई खानी पड़ेगी, या इतने दिनों तक इलाज चलेगा, ये सब प्रोसीजर डॉक्टर ने समझाया ट्रीटमेंट का पेशेंट को। तो ध्यान रखना है, पेशेंट का ये अधिकार है कि वो उस ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिफ्यूज भी कर सकता है, ध्यान रखना है इस प्रकार से, है ना। तो पेशेंट हैव राइट्स टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। अपन बात करें, ध्यान रखना इस प्रकार से। फिर आता है यहाँ पे जस्टिस है। जस्टिस का मतलब क्या है? ध्यान रखना है, डॉक्टर के द्वारा सारे पेशेंट को इक्वली, फेयरली, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब पक्षपात, भेदभाव, तो बिना किसी भेदभाव के डॉक्टर को सारे पेशेंट्स को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। ध्यान रखना ना इस प्रकार से, डॉक्टर के द्वारा किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अपन बात करें, ध्यान रखना है, सारे पेशेंट को इक्वली ट्रीट करे डॉक्टर ना। फिर आता है बेनिफिशेंस। बेनिफिशेंस का मतलब डॉक्टर वो सारे काम करे जिससे पेशेंट का भला हो सके, पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे डॉक्टर ना। अच्छे से अच्छा हो सके पेशेंट के साथ वो काम करे, अच्छे से अच्छा इलाज हो पेशेंट का, वो काम डॉक्टर के द्वारा किया जाना चाहिए। और नॉन मेलिफिशेंस का मतलब डॉक्टर को ऐसा काम ना करे जिससे पेशेंट को हार्म हो ना। तो क्या बात समझ में आ गई? मेडिकल एथिक्स का मतलब क्या है? एक सेट है मोरल प्रिंसिपल का जिनको डॉक्टर को फॉलो करना ही पड़ेगा अपने प्रोफेशन के समय, ध्यान रखना इस प्रकार से। और डेली लाइफ में भी फॉलो करना चाहिए उनको, बाकी प्रोफेशन में तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। 4 घटक अपन ने बोले इसके, ऑटोनॉमी, जस्टिस, बेनिफिशेंस, नॉन मेलिफिशेंस। ऑटोनॉमी का मतलब है पेशेंट को अधिकार है किसी भी ट्रीटमेंट को चूज करने का, मना करने का। जस्टिस का मतलब डॉक्टर जो है वो सारे पेशेंट्स को इक्वली ट्रीट करे ना। सारे पेशेंट्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, जाति के भेद है ना, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, नेशनलिटी के आधार पर भेदभाव नहीं होने चाहिए। अपन मेडिकल नेग्लिजेंस चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ध्यान रखना इस प्रकार से। अगर कोई डॉक्टर ऐसा करता है तो वो अपनी ड्यूटी का उल्लंघन कर रहा है। ड्यूटी ऑफ केयर में पढ़ेंगे अपन इसको, मेडिकल नेग्लिजेंस जो अगला चैप्टर आएगा उसमें ना। अब बात करें बेनिफिशेंस की। बेनिफिशेंस का मतलब पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए सारे काम करे डॉक्टर। और नॉन मेलिफिशेंस का मतलब पेशेंट को हार्म हो ऐसा कोई काम ना करे डॉक्टर। अपन बात करें तो ध्यान रखना इस प्रकार से। तो ये मेडिकल एथिक्स है, ध्यान रखना ना। एथिक्स का मतलब है कोई रूल है जिनको फॉलो करना पड़ेगा। मेडिकल एथिक्स मतलब मेडिकल साइंस के कुछ रूल है जो डॉक्टर को फॉलो करना पड़ेगा, ध्यान रखना है इस प्रकार से, है ना। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे 2 तरीके की काउंसिल पढ़ेंगे अपन, मेडिकल काउंसिल्स। तो मेडिकल काउंसिल्स में अपन 2 पढ़ेंगे, स्टेट मेडिकल काउंसिल और नेशनल मेडिकल काउंसिल्स अपन बात करें
तो ना। तो देखो इस मेडिकल काउंसिल का मतलब एक कमेटी है जो कुछ फंक्शंस को काम करेगी। आपने एनएमसी का नाम तो सुना ही होगा, नेशनल मेडिकल काउंसिल या नेशनल मेडिकल कमीशन। इसी तरीके से हर स्टेट की भी अपनी एक मेडिकल काउंसिल होती है ना। सीधी सी बात है, जो जितने भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको कंट्रोल करती है वो है मेडिकल काउंसिल। अपन बात करें तो स्टेट मेडिकल काउंसिल के क्या क्या फंक्शन होते हैं। देखो स्टेट मेडिकल काउंसिल का मतलब एक स्टेट की कमेटी है कोई, उसके क्या फंक्शंस हैं, वो 3 काम करेगी: रजिस्ट्रेशन, इरेजर और डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ना। तो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा अगेंस्ट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो आप इसको रेड से याद रख सकते हो, RED, रेड। रेड मतलब लाल, अपन बात करें तो समझ में आ रही ना लाल ये बात। तो रजिस्ट्रेशन, इरेजर और डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट RMP। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। ध्यान रखना इस प्रकार से, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि स्टेट मेडिकल रजिस्टर जो होता है उसमें सारे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की लिस्ट होनी चाहिए और उसको समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए, और एज वेल एज उसको एनएमसी का रजिस्टर में भी अपडेट कर दो, अपन बात करें तो ना। और जो भी न्यू मेडिकल ग्रेजुएट्स आए हैं उनको ऐड कर दिया जाए उसमें। ध्यान रखना इस प्रकार से। तो मैंने क्या बोला, स्टेट मेडिकल काउंसिल एक कमेटी है जो कि अपने स्टेट में चल रहे हर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के काम को डिसाइड करती है, मतलब उनको कंट्रोल करती है ना। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर्स, अपन बात करें। ध्यान रखना इस प्रकार से, जिसको भी मेडिकल प्रैक्टिस करने की अनुमति है। आप भी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बनने वाले को कुछ समय में, ध्यान रखना इस प्रकार से ना, आपको भी तो रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ध्यान रखना रजिस्ट्रेशन नंबर, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो मैंने बात, अपन ने क्या बात की, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या कि उनके पास एक लिस्ट होती है, एक रजिस्टर है एसएमसी के पास, स्टेट मेडिकल काउंसिल के पास, जिसमें अभी तक जितने भी डॉक्टर उनके स्टेट से एमबीबीएस या पोस्ट ग्रेजुएट जो भी करके निकले हैं उनकी लिस्ट है उसके पास। तो उस रजिस्टर को समय समय पर वो मेंटेन करते रहते हैं। आपको पता है हर साल न्यू एडमिशन होते हैं एमबीबीएस में, पीजी में, तो ध्यान रखना हर साल वो न्यू मतलब अपडेट होता रहता है वो रजिस्टर। ध्यान रखना इस प्रकार से। तो एसएमसी की ये जिम्मेदारी है कि उस रजिस्टर को समय समय पर वो अपडेट करते रहे, और साथ ही साथ जो उसने अपडेट किया अपने रजिस्टर में वो डाटा वो एनएमसी को भी भेज देना, जिससे एनएमसी भी अपने रजिस्टर में उसको अपडेट कर ले। ध्यान रखना इस प्रकार से। देखो ये चैप्टर कुछ खास नहीं है, मैं इसमें 2-4 बातें आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा, वही देख लेना, ये कुछ काम नहीं आएगा एसएमसी एनएमसी। ध्यान रखना इस प्रकार से, पढ़ने के लिए पढ़ लो, ठीक है ना। मुझे तो लगता कुछ आएगा यहाँ से क्वेश्चन। इरेजर का मतलब है जो कुछ, ध्यान रखना ना, रजिस्ट्रेशन का मतलब तो नए नाम इसमें ऐड करते जाओ, इरेजर का मतलब पुराने नाम इसमें से हटाते जाओ। किसका नाम हटा दिया जाएगा, मान लो डॉक्टर की डेथ हो गई है तो उसका नाम क्यों रखना, हटाओ उसका। डॉक्टर अनट्रेसेबल है, उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे, उसको फाउंड नहीं कर पा रहे, डॉक्टर को डॉक्टर मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया, तो उसका नाम हटाओ उसको। इसके अलावा ध्यान रखना टेक्निकल एरर्स आ गई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में, मान लो किसी डॉक्टर की डिटेल 2 बार आ गई, सेम 3 बार आ गई, तो उसको हटाओ। ध्यान रखना डुप्लीकेट है ना, उसको हटाओ। ध्यान रखना इस प्रकार से। और एक डिसिप्लिनरी एक्शंस होता है ना, डिसिप्लिनरी एक्शन मतलब जानबूझकर ये सजा है डॉक्टर की कि उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाता है, तो उसका नाम जो है रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल किया जाता है, एसएमसी के रजिस्टर से एनएमसी के रजिस्टर से हटा दिया जाता है डॉक्टर का नाम, है ना। तो डॉक्टर का नाम कब कब हटाएंगे रजिस्टर से, या तो डेथ हो गई हो, या अनट्रेसेबल हो, मिल नहीं रहा हो, या फिर एरर आ गई हो, 2-3 बार उसका नाम आ गया हो सेम मतलब, तो हटा दिया जाएगा। और एक अपन बात करें तो सजा के रूप में हटा दिया जाता है, डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, ध्यान रखना, सजा के रूप में हटा दिया जाता है, पिनल इरेजर कहते हैं इसको, ध्यान रखना ना। तो देखते हैं जरा क्या होता है पिनल इरेजर। पिनल इरेजर ये होता है डिसिप्लिनरी एक्शन है, मान लो डॉक्टर ने डिसिप्लिन तोड़ दिया, अनुशासन तोड़ दिया, एथिकल काम नहीं किया, अपन बात करें तो ना, तो डिसिप्लिनरी एक्शन में क्या होगा, एक कोई केस या फाइल कंप्लेन की गई है डॉक्टर के खिलाफ, और डॉक्टर के खिलाफ जब कंप्लेन की गई है ना, किसी ने भी की है, तो ध्यान रखना है ऐसे नहीं है कि डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेन हुई तो डायरेक्टली उसका नाम हटा दिया जाएगा एसएमसी के रजिस्टर से। बच्चे पहले एसएमसी एक कमेटी बिठाएगा, सब कमेटी जिसमें ओड नंबर ऑफ डॉक्टर्स होंगे ऑफ गुड रेप्यूट। एक एसएमसी ने एक कमेटी बिठाई जिसमें ओड नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं, इवन नंबर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि वोटिंग फिर टाई हो सकती है ना। मान लो तुमने 8 लोग बिठा दिए तो 4 लोग डॉक्टर के पक्ष में, 4 विपक्ष में, तो टाई हो गई ना वोटिंग, इसलिए टाई नहीं होनी चाहिए वोटिंग कभी भी। तो ओड नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स बिठाए जाते हैं, तो 7 या फिर 9, 8 नहीं बिठाएंगे कभी भी ना, जिससे वोट जो है टाई ना हो कभी भी, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो मैंने बात क्या बात बोली अपन ने कि किसी डॉक्टर के खिलाफ किसी ने कंप्लेन की, पेशेंट ने या और किसी ने, तो ध्यान रखना एसएमसी क्या करेगी, पहले एक कमेटी बिठाएगी उस डॉक्टर की इंक्वायरी करने के लिए ना। उस कमेटी में ओड नंबर्स ऑफ डॉक्टर होंगे ऑफ गुड रेप्यूट, वो डॉक्टर्स होंगे जिनकी समाज में एक अच्छी इज्जत है। पता चले उसमें भी आपने उसी तरीके के डॉक्टर्स बिठा दिए जिनके खुद के खिलाफ केस चल रहे हैं, अपन बात करें तो वो नहीं बिठाए जाएंगे उसमें, वो बिठाए जाएंगे डॉक्टर्स जिनकी अच्छी इज्जत है समाज में। फिर वो उस केस की इंक्वायरी करेंगे, जो भी इंक्वायरी है मतलब जो भी डिसग्रेसफुल या डिसऑनरेबल एक्ट, डिसग्रेसफुल डिसऑनरेबल का मतलब जो भी शर्मनाक हरकत, निंदनीय हरकत डॉक्टर ने की है, इनफेमस कंडक्ट किया है, जो डॉक्टर को नहीं करना चाहिए था, उसकी इंक्वायरी करेंगे कि वास्तव में ऐसा किया तो है क्या डॉक्टर ने। अगर मान लो इंक्वायरी एक्विटेड हो गई,
तो मतलब इंक्वायरी प्रूवन नहीं हुई, मतलब डॉक्टर ने कोई ऐसा एक्ट नहीं किया था, उसके खिलाफ झूठा आरोप लगाया गया, तो उसको एक्विटेड कर दिया जाएगा। एक्विटेड का मतलब क्षमा कर दिया जाएगा, ध्यान रखना इस प्रकार से। और साथ में वार्निंग दे दी जाएगी उसको ना। एक्विटेड का मतलब अपराध मुक्त, लेकिन साथ में वार्निंग दे दी जाएगी कि हाँ आगे से ध्यान रखना, ऐसा कोई कंप्लेंट फाइल नहीं होना चाहिए आपके खिलाफ, ध्यान रखना इस प्रकार से। लेकिन मान लो अगर ये प्रूव हो जाता है कि डॉक्टर ने गलती की थी, तो या तो उसको वार्निंग देंगे या फिर पिनल इरेजर कर दिया जाएगा, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। एक्विट या देखो, डॉक्टर ने कोई काम गलत नहीं किया है तो उसको एक्विटेड कर दिया जाएगा, अपराध मुक्त। किया है, अगर छोटा काम है, गलत छोटे माइनर इंफ्रैक्शन है, तो उसको वार्निंग दी जाएगी। और अगर कोई बड़ी गलती उसने की है तो पिनल इरेजर किया जाएगा ना। अब पिनल इरेजर भी दो तरीके का, टेम्परेरी और परमानेंट, ध्यान रखना इस प्रकार से। टेम्परेरी कुछ समय के लिए डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है, और परमानेंट का मतलब अपन बात करें तो परमानेंटली उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। इसे कहते हैं प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस, अपन बात करें तो ना। डेथ सेंटेंस वर्ड पिछले लेक्चर में पढ़ा था। डेथ सेंटेंस का मतलब है किसी को सजाए मौत सुना देना, तो यहां पर डॉक्टर के प्रोफेशन की मौत हो चुकी है, ध्यान रखना इस प्रकार से, इसलिए इसको कहते हैं प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस। उसका प्रोफेशन था मेडिकल चीज, अपन बात करें तो आपने मेडिकल लाइसेंस ही खत्म कर दिया उसका, तो उसकी प्रोफेशन की डेथ कर दिया आपने, ध्यान रखना है ना। तो ये सीरियस मिसकंडक्ट होता है, उसी में किया जाता है ये, ऐसे किसी को लाइसेंस कैंसिल नहीं करते हैं ना। तो फिर अपन बात करें, अगर मान लो कि ये आपके एसएमसी ने मतलब उसको सजा देने की सोच ली है, तो डॉक्टर अपील करेगा सबसे पहले तो ईएमआरबी में। ईएमआरबी जो होती है ना, ईएमआरबी क्या है, एथिकल एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, अपन बात करें तो एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड में अपील करेगा। अगर वहां से भी उसको छूट नहीं मिली, मतलब वहां पे भी वो अपराधी साबित होता है, तो फिर वो एनएमसी में वो कंप्लेन करेगा, ध्यान रखना है इस प्रकार से, है ना। तो मेन बात अपन ने क्या बात की, सबसे पहले कंप्लेन की किसी ने, एसएमसी तक बात गई, एसएमसी ने इंक्वायरी बिठाई। अगर उसमें प्रूव हो जाता है कि डॉक्टर ने वाकई में गलती की है, तो वो लाइसेंस कैंसिल करेगी डॉक्टर का, तो अब डॉक्टर अपील कर सकता है ईएमआरबी में। ईएमआरबी क्या होता है अपन अभी देखेंगे, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। और अगर वहां भी जो है गलती साबित हो जाती है डॉक्टर की, वो भी कहते हैं कि आपका लाइसेंस कैंसिल होगा ही होगा, तो वो एनएमसी में कंप्लेन कर सकता है, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, एनएमसी की। भैया बोल रहे हो कि डॉक्टर को कहीं से काम नहीं बना डॉक्टर का, तो वो एनएमसी में कंप्लेन कर सकता है। तो एनएमसी क्या है, तो आपको पता ही है, एक नेशनल मेडिकल काउंसिल है, एक कमेटी है नेशनल लेवल पे, अपन बात करें तो, जो पूरे इंडिया के मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को कंट्रोल करती है, ध्यान रखना इस प्रकार से, ना। तो ईएम जो एनएमसी होता है, इसमें 4 बोर्ड होते हैं, ईएमआरबी और यूजीएमईबी, पीजीएमईबी और एमएआरबी, है ना। सबसे पहले अपन देख रहे हैं यूजीएमईबी, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड। फिर देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, ये दोनों सेम से ही है ना। अंडर ग्रेजुएट वाला क्या करेगा, जो भी मेडिकल कॉलेज जिसमें यूजी चल रही है, जैसे आपकी मेडिकल कॉलेज जिसमें आप एमबीबीएस कर रहे हो या पीजी कर रहे हो, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो ध्यान रखना है उनमें यूजी एजुकेशन के क्या क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, कोर्स होने चाहिए, एग्जामिनेशन होना चाहिए, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए मेडिकल कॉलेज का, और अंडर ग्रेजुएट मेडिकल क्वालिफिकेशन का रिकॉग्निशन होना चाहिए ना। सीधी सी बात है, कोई मेडिकल कॉलेज जहां पे यूजी कोर्स और पीजी कोर्स चल रहा है, तो यूजी कोर्स का क्या कोर्स होगा, क्या एग्जामिनेशन होंगे, मेडिकल कॉलेज का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, फैकल्टी के लिए क्या नॉर्म्स होंगे, वो सब डिसाइड करेगा यूजीएमईबी और पीजीएमईबी। अंडर ग्रेजुएट यानी एमबीबीएस के लिए यूजीएमईबी डिसाइड करेगा, और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए पीजीएमईबी डिसाइड करेगा। इसी तरीके से एमएआरबी है, एमएआरबी क्या देगा, नए मेडिकल कॉलेज, नए पीजी कोर्सेस, इनको स्टार्ट होने की परमिशन देगा। अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल कॉलेज में, तो उसको परमिशन दे देगा कि हाँ तुम्हें आज से मेडिकल कॉलेज बनाने की परमिशन है, लाइसेंस है उसको ना। और अगर कोई पुराना मेडिकल कॉलेज स्टैंडर्ड नियम्स को फॉलो नहीं करता है, तो उसका लाइसेंस कैंसिल भी कर दिया जा सकता है, ध्यान रखना है इस प्रकार से, ना। और अपन बात करेंगे इस प्रकार से किसकी, एक ईएमआरबी की। ईएमआरबी तो अपन ने बताया ही, कोई भी प्रोफेशनल एंड एथिकल कंडक्ट हो गया, तो ध्यान रखना इस प्रकार से, उसको हैंडल कौन करेगा, ईएमआरबी करेगा, और मेंटेन करता है नेशनल मेडिकल रजिस्टर को, ना। नेशनल मेडिकल रजिस्टर का मतलब पूरे इंडिया में जितने भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, उन सबका डाटा इसके पास होता है। ये उसको समय समय पर मेंटेन करता रहता है, नए नाम इसमें जुड़ते रहते हैं, पुराने नाम हटते रहते हैं, ध्यान रखना इस प्रकार से। ये नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, कुछ भी काम का नहीं है ये, ध्यान रखना इस प्रकार से। अब यहाँ पर आता है शेड्यूल इन एनएमसी, अपन बात करें तो ना। एनएमसी में देखो 3 तरीके के शेड्यूल हैं, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, अपन बात करें तो ना। जो थर्ड शेड्यूल है उसके भी 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें क्या है, लिस्ट ऑफ मेडिकल कॉलेज या लिस्ट ऑफ मेडिकल डिग्रीज अवार्डेड बाय इंडियन यूनिवर्सिटीज, है ना। इंडियन यूनिवर्सिटीज के द्वारा जितने भी लोगों को अभी तक डिग्रीज दी गई है, उन सब की लिस्ट है फर्स्ट शेड्यूल में, ना। फॉरेन यूनिवर्सिटी, एफएमजी का नाम सुना होगा, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, तो एफएमजी की जितनी भी लिस्ट है वो सब है सेकंड शेड्यूल में। आईएमजी, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स की फर्स्ट शेड्यूल में, एफएमजी, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की सेकंड शेड्यूल में, ना। जो फर्स्ट शेड्यूल में नहीं है वो थर्ड के पार्ट 1 में, और जो सेकंड शेड्यूल में नहीं है वो थर्ड के पार्ट 2 में, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो इंडियन यूनिवर्सिटी ने जिन जिन लोगों को मेडिकल डिग्री
दी है वो फर्स्ट शेड्यूल में, फॉरेन यूनिवर्सिटी जिन जिन लोगों को मेडिकल डिग्री दी है वो सेकंड शेड्यूल में ना। कुछ डिग्रियां रह गई जो कि इंडियन यूनिवर्सिटी ने दी थी, तो ध्यान रखना है जो फर्स्ट शेड्यूल में नहीं आ पाई तो वो थर्ड शेड्यूल के पार्ट 1 में, और जो रह गई फॉरेन यूनिवर्सिटी वाली वो थर्ड शेड्यूल के पार्ट 2 में ध्यान रखना है इस प्रकार से ना। तो ये शेड्यूल्स हैं एनएमसी में, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ना। तो अभी तक अपन ने क्या क्या बात की, स्टेट मेडिकल काउंसिल की बात की, क्या क्या फंक्शन थे उसके, नए डॉक्टर्स का नाम ऐड करना, पुराने डॉक्टर्स का नाम रिमूव करना, और अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन है डॉक्टर का तो ध्यान रखना इस प्रकार से उसके खिलाफ इंक्वायरी बिठाना, फिर डॉक्टर अपील कर सकता है ऊपर ईएमआरबी में, एनएमसी में ना। एनएमसी के 4 बोर्ड अपन ने देखे, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, और ध्यान रखना इस प्रकार से एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड ना। नेशनल मेडिकल रजिस्टर को कौन मेंटेन करके रखता है, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। 3 शेड्यूल अपन ने देखे एनएमसी के, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के 2 पार्ट, पार्ट 1 पार्ट 2 ना। तो इतना अभी तक अपन ने देखा। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की ना। मिसकंडक्ट का मतलब दुराचार, बुरा व्यवहार, सीधी सी बात है अपने प्रोफेशन के साथ डॉक्टर ने गलत काम कर दिया, ध्यान ही रखना है इस प्रकार से ना। तो अपने प्रोफेशन के साथ डॉक्टर ने कुछ गलत काम कर दिया, ध्यान रखना है। एनी डिसग्रेसफुल या डिसऑनरेबल एक्ट कमिटेड बाय ए डॉक्टर इन ए प्रोफेशनल कैपेसिटी, आल्सो नोन एज इनफेमस कंडक्ट ना। तो इनफेमस कंडक्ट बोल दो, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बोल दो, इसका मतलब है एनी डिसग्रेसफुल या डिसऑनरेबल एक्ट डन बाय ए डॉक्टर। डॉक्टर ने कुछ ऐसी हरकत कर दी जो कि उसके प्रोफेशन में सही नहीं थी, ध्यान रखना इस प्रकार से। कोई भी शर्मनाक हरकत डॉक्टर ने कर दी, कुछ भी हो सकती है, क्रिमिनल अबॉर्शन हो सकता है, पढ़ेंगे बहुत सारे होते हैं, ध्यान रखना इस प्रकार से, नीचे लिस्ट दे रखी है ना। तो ध्यान रखना इस प्रकार से। फिर आता है एक वार्निंग नोटिस की डेफिनेशन। वार्निंग नोटिस का मतलब होता है लिस्ट ऑफ इनफेमस कंडक्ट इशूड बाय द एनएमसी, इशूड टू ऑल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय एसएमसी। इट इज एन इनकम्प्लीट लिस्ट दैट इज अपडेटेड रेगुलरली। अपन बात करें तो समझ में आ गया होगा। देखो वार्निंग नोटिस का सीधा सा मतलब है एक लिस्ट है, वो उस लिस्ट में सारे के सारे गलत कामों के नाम लिखे हुए हैं जो जो आपको नहीं करने हैं डॉक्टर बनने के बाद, अपन बात करें तो ना। और वो लिस्ट ध्यान रखना है सारे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को प्रोवाइड की जाती है एसएमसी के द्वारा। आपको भी प्रोवाइड की गई होगी आपके एडमिशन के टाइम पे, लेकिन आपको तो याद होगा ही नहीं कब प्रोवाइड की गई थी ना। तो ध्यान रखना इस प्रकार से आपको भी प्रोवाइड की गई थी। और ध्यान रखना ये लिस्ट जो होती है ना, ये हमेशा इनकम्प्लीट ही रहती है, इसको समय समय पर अपडेट किया जाता है, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। जैसे एआई वीआई का था कुछ, वो पहले नहीं था इस लिस्ट में, अब आ गया। ध्यान रखना कि एआई से आप ये नहीं कर सकते वो वगैरह, ध्यान रखना इस प्रकार से। मतलब पूरा नहीं है वो, मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली, और ऐसा कुछ आ गया उसमें, ध्यान रखना ना। तो मेन बात अपन ने क्या बात की इस प्रकार से, वार्निंग इनफेमस कंडक्ट या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मतलब गलत काम जो डॉक्टर को नहीं करने चाहिए ना। और उन सारे गलत कामों की लिस्ट बना करके एक बड़ी लिस्ट बना दी, उसे अपन कहेंगे वार्निंग नोटिस, जो कि सारे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को दिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, या जब भी उनका एडमिशन हो रहा था एमबीबीएस में, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। इनकम्प्लीट लिस्ट होती है वार्निंग नोटिस हमेशा, जिसको समय समय पर अपडेट किया जाता है रेगुलरली एसएमसी के द्वारा, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो आप बोल रहे हो कि वार्निंग नोटिस में इनफेमस कंडक्ट की लिस्ट है, तो कौन कौन से इनफेमस कंडक्ट होते हैं वो जो वार्निंग नोटिस में लिखे गए हैं, तो देख लो कितने सारे आपके सामने। ए से आप याद रख सकते हो, ए से ही है बहुत सारे। तो एडिक्शन या अल्कोहल, डॉक्टर जो है वो अल्कोहल पी करके इलाज नहीं कर सकता, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस प्रकार से। ये मेडिकल कॉलेज के हर बंदे के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। प्रैक्टिसिंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, ड्रग्स की आदत है, अल्कोहल की आदत ये नहीं होनी चाहिए डॉक्टर में, ध्यान रखना है ना। फिर अपन बात कर रहे हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन विद अनक्वालिफाइड पर्सन, ध्यान रखना डॉक्टर ने किसी ऐसे बंदे को काम पे रख रखा है जिसको कुछ आता ही नहीं है, ध्यान रखना गलत काम कर रहा है वो, डॉक्टर के बताए, डॉक्टर को बता दिया ये इंजेक्शन लगा दे, उसने कोई दूसरा लगा दिया इस प्रकार से, तो वो है ना, तो ऐसे बंदों को काम पे नहीं रखना चाहिए डॉक्टर को। अबॉर्शन अपन बात करें तो अगर अबॉर्शन एमटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग है तो वो लीगल अबॉर्शन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो एमटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो क्रिमिनल अबॉर्शन हो गया, ध्यान रखना वो एक अपराध है, इस प्रकार से बात करें ना। फिर आता है एडवर्टाइजमेंट, डॉक्टर बार बार और इनएप्रोप्रिएट एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता पेशेंट को अटेंड करने के लिए, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो पेशेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए डॉक्टर बार बार गलत एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ध्यान रखना है इस प्रकार से ना। और एडल्ट्री का मतलब अपन पढ़ेंगे आगे सेक्सुअल जूरिस्प्रूडेंस चैप्टर में। एडल्ट्री का मतलब होता है किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना। तो पता चला डॉक्टर ने पेशेंट का इलाज करने के बहाने, फीमेल पेशेंट थी कोई या फिर मेल था ऑपोजिट, है ना, तो ध्यान रखना इस प्रकार से। तो डॉक्टर ने पेशेंट का इलाज करने के बहाने उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लिए, पेशेंट के जो अटेंडर थे, घर वाले थे, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लिए, तो ये हरकत नहीं करनी चाहिए डॉक्टर को, ध्यान रखना है। अगर करेगा तो अपराध है वो, तो उसकी सजा मिलेगी, उसको ध्यान रखना है, उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे दे रखे हैं
आप पढ़ लेना, इनको ध्यान ही रखना है इस प्रकार से ना। तो अपन अब बात कर रहे हैं और भी दे रखे हैं, देखो यहाँ पे ना ब्राइबरी दे रखा है, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए डॉक्टर को, है ना। कन्विक्शन अपन बात करें तो क्रिमिनल कोर्ट ऑफेंस, मोरल टॉर्पिड सॉरी टॉर्पिट्यूड ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो और एमआर वगैरह से वो ना ले, जो भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं उनसे गिफ्ट्स वगैरह नहीं लेने चाहिए डॉक्टर्स को, अपन बात करें तो ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो ये सारे इसमें दे रखे हैं, ये तो लिख रखा ना गिफ्ट्स एंड मॉनेटरी बेनिफिट्स, तो ये सब इसमें नहीं लेना चाहिए डॉक्टर्स को, ध्यान रखना है इस प्रकार से ना। तो मैंने बात अपन ने क्या बात की, ये सारे लिस्ट एग्जाम्पल्स हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के, जो कि आपको याद रखने हैं। ये सारे जो है एग्जाम्पल्स लिखे होते हैं वार्निंग नोटिस में, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। अब अपन बात करते हैं किसकी, वार्निंग वर्सेस वार्निंग नोटिस की एंड प्रोफेशनल सिक्रेसी की बात करेंगे ना। देखो एक शब्द होता है वार्निंग और एक शब्द होता है आपका वार्निंग नोटिस, ध्यान रखना है इस प्रकार से है ना। वार्निंग का मतलब क्या होता है ना, वार्निंग देखो इससे पहले एक नोट दे रखा है इन्होंने, एक प्रोफेशनल कंडक्ट रेगुलेशन एक्ट है 2023 जो कि होल्ड पे है, ध्यान रखना, अभी इसको लागू नहीं किया गया है ना। प्रोफेशनल कंडक्ट रेगुलेशन एक्ट 2023 ऑन करंटली ऑन होल्ड, अभी इसको लागू नहीं किया गया है ना। तो मैंने बात अपन ने क्या बात की, वार्निंग वर्सेस वार्निंग नोटिस की बात कर रहे थे। वार्निंग नोटिस तो हमने आपको बताया एक लिस्ट है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की, जो कि सारे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को दी जाती है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और एट द टाइम ऑफ एडमिशन। लेकिन वार्निंग क्या है, वार्निंग एक पेनल्टी या पनिशमेंट का टाइप है अपन बात करें तो, जो कि सिर्फ उसी डॉक्टर को दिया जाएगा जिसके खिलाफ कंप्लेन हुई है, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो वार्निंग एक पेनल्टी या पनिशमेंट का टाइप है जो कि सिर्फ उसी डॉक्टर को दिया जाएगा जिसके खिलाफ कोई कंप्लेन हुई है, जबकि वार्निंग नोटिस सारे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को दी जाती है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसमें सारे इनफेमस कंडक्ट लिखे हुए होते हैं, जबकि वार्निंग में सिर्फ वही इनफेमस कंडक्ट लिखा होगा जो डॉक्टर ने किया है, ध्यान रखना ना इस प्रकार से। तो वार्निंग वर्सेस वार्निंग नोटिस है, वार्निंग सबको नहीं देते, केवल उसको देते हैं जिसके खिलाफ केस फाइल है, वार्निंग नोटिस सबको दी जाती है। वार्निंग में केवल वही एक पेनल्टी या पनिशमेंट का टाइप है और एक वही इनफेमस कंडक्ट लिखा होता है जो डॉक्टर ने किया है, वार्निंग नोटिस में सारे लिखे होते हैं, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। अब अपन बात कर रहे हैं प्रोफेशनल सिक्रेसी, तो देखो प्रोफेशनल सिक्रेसी यहाँ पे नहीं बताया गया इन्होंने, तो ये तो ऐसे ही है प्रोफेशनल सिक्रेसी। चलो अपन बात के ध्यान रखना ना, प्रोफेशनल सिक्रेसी एक वर्ड होता है, ध्यान ही रखना है इस प्रकार से। प्रोफेशनल सिक्रेसी, प्रोफेशनल का मतलब प्रोफेशन यानी कि लोगों का इलाज करना, डॉक्टर का प्रोफेशन क्या है, लोगों का इलाज करता है वो। सिक्रेसी का मतलब सीक्रेट, तो अपने प्रोफेशन में कुछ बातें डॉक्टर को सीक्रेट रखनी पड़ती है पेशेंट की, वही है प्रोफेशनल सिक्रेटी। ब्रीच ऑफ प्रोफेशनल सिक्रेटी इज ए ऑफेंस, अपन बात की जाए ऑफेंस, ध्यान रखना ना। डॉक्टर को पेशेंट की कुछ बातें सीक्रेट रखनी पड़ती हैं, अगर वो उन बातों का उजागर कर देता है, किसी को बता देता है, तो ये ब्रीच ऑफ प्रोफेशनल सिक्रेसी है, प्रोफेशनल सिक्रेसी का उल्लंघन है, जो कि एक अपराध है, ध्यान रखना इस प्रकार से है ना। तो प्रोफेशनल सिक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, इंप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट टू मेंटेन स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ मेडिकल एथिक्स, अपन बात करें, ध्यान रखना इस प्रकार से है ना। तो सीधी सी बात है, डॉक्टर और पेशेंट के बीच का एक इंप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंप्लॉयड का मतलब एक ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट है, आप डॉक्टर हो, आपके पास पेशेंट आ गया है, तो आप दोनों के बीच एक ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है कि आप पेशेंट की कुछ बातों को गोपनीय रखोगे, ध्यान रखना, उनको किसी को भी नहीं बताओगे बिना पेशेंट की अनुमति के। अगर पेशेंट की उम्र 18 साल से ज्यादा है तो ना, तो अगर एडल्ट पेशेंट आपके पास आया है 18 साल से ज्यादा, तो उसकी कुछ बातों को आप गोपनीय रखोगे, बताओगे नहीं किसी को, यही प्रोफेशनल सिक्रेसी है, उसकी कंसेंट के बिना। अगर उसकी कंसेंट के बिना आपने किसी को बता दिया तो वो ब्रीच ऑफ प्रोफेशनल सिक्रेसी है, तो पेशेंट फाइल कर सकता है डिफेमेशन केस इन कोर्ट, अपन बात करें तो, या कंप्लेन कर सकता है एसएमसी में ना। तो बात समझ में आ गई होगी। पेशेंट की कुछ बातें, अगर आपके पास कोई पेशेंट आया जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, 18 साल से कम है तो उसकी सारी बातें उसके गार्जियन को बतानी पड़ेगी ना, लेकिन 18 साल से ज्यादा अगर पेशेंट की उम्र है तो उसकी कुछ बातें आप छुपा के रख सकते हो, पेशेंट की कंसेंट के बिना उन बातों को आप नहीं बता सकते गार्जियन को या और किसी को। अगर पेशेंट की कंसेंट के बिना आपने बता दिया तो वो एक अपराध है, पेशेंट एक डिफेमेशन केस फाइल कर सकता है आपके ऊपर कोर्ट में, या कंप्लेन कर सकता है एसएमसी में, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं इस प्रकार से प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का मतलब है सिक्रेसी को तोड़ देना ना, लेकिन ये कोई गैर कानूनी नहीं है, ये कानूनन होती है, ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे अपन यहाँ पे सेक्शन 33 बीएनएसएस है, देखो सेक्शन 33 बीएनएसएस कई जगह पढ़ेंगे अपन, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहां पे डॉक्टर की ये ड्यूटी है कि अब उसको सिक्रेसी भंग करनी पड़ेगी, अब उसको बताना पड़ेगा लोगों को कि पेशेंट की ये दिक्कत है,
ध्यान रखना है ना, तो वो कब कब होता है ना, डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल पेशेंट इंफॉर्मेशन विदाउट कंसेंट मेड इन गुड फेथ टू प्रोटेक्ट स्पेसिफिक इंटरेस्ट है ना, तो ध्यान रखना ना, डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल पेशेंट इंफॉर्मेशन विदाउट कंसेंट, पेशेंट की कंसेंट के बिना उसकी कुछ जानकारी को डिस्क्लोज कर देना, यानी कि खुलासा कर देना उसकी कुछ जानकारी का। लेकिन उस वो खुलासा क्यों किया, क्योंकि उससे किसी का फायदा हो रहा था। किसका फायदा हो रहा था, मान लो पेशेंट का ही फायदा हो रहा हो। सबसे पहले तो पेशेंट बेनिफिट ही आता है, सेकंड नंबर का देखो पेशेंट बेनिफिट है, अरे कोई साइकाट्रिक पेशेंट है, कोई सीवियर डिप्रेशन वाला पेशेंट है, जिसको सुसाइडल टेंडेंसी है, अगर उसके घर वालों को ये बात नहीं बताई गई कि आपके बच्चे को सुसाइडल टेंडेंसी है, तो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है ना, सुसाइड कर सकता है वो, तो इसलिए उसके घर वालों को बता दिया जाता है कि आपके बच्चे को सीवियर डिप्रेशन है, साइकाट्रिक इलनेस है ना, दिमागी बीमारी है, कोई दिमागी संतुलन खराब है उसका, है ना, तो उसके सुसाइडल टेंडेंसी आप उसका ध्यान रखो। अपन बात करें तो उसको डॉक्टर को बताना जरूरी है, उसके गार्जियन को, पेरेंट्स को ध्यान रखना इस प्रकार से, जिससे पेशेंट का मतलब बेनिफिट हो सके। दूसरा है कोर्ट ऑफ लॉ, अगर मान लो कोर्ट का ही ऑर्डर है, ध्यान रखना है ना, कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है किसी पेशेंट का एग्जामिनेशन करने का और एक्सपर्ट विटनेस आपको देने का, तो बतानी पड़ेगी सारी बातें आपको, कोर्ट को ध्यान रखना है इस प्रकार से। इसमें तो प्रोफेशनल सेक्रेसी चलेगी नहीं, ध्यान रखना इस प्रकार से। सेल्फ इंटरेस्ट, डॉक्टर का ही कोई फायदा है इसमें, मान लो पेशेंट ने कोई नेग्लिजेंस केस फाइल कर दिया डॉक्टर के खिलाफ, है ना, तो डॉक्टर के खिलाफ कोई नेग्लिजेंस केस, क्या होता है नेग्लिजेंस केस, अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे मेडिकल नेग्लिजेंस में। तो डॉक्टर ने कोई नेग्लिजेंस केस पारित कर दिया, सॉरी पेशेंट ने कोई नेग्लिजेंस केस डाल दिया डॉक्टर के खिलाफ, तो अब डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि पेशेंट ने ये दिक्कत थी, इसलिए मैंने ये ट्रीटमेंट दिया है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं दिया, पेशेंट ने तो डाल दिया मेरे खिलाफ केस कि डॉक्टर ने मुझे ये ट्रीटमेंट दिया, मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन पेशेंट को एक्चुअल में ये दिक्कत थी, इसलिए मैंने ट्रीटमेंट दिया है। तो अपन ने क्या बोला, पेशेंट का बेनिफिट है तो भंग कर सकता है डॉक्टर सीक्रेसी को, कोर्ट का ऑर्डर है तो करना ही पड़ेगा, और सेल्फ इंटरेस्ट है, डॉक्टर को सेल्फ डिफेंस करवाना है, मतलब खुद को बचाना है, तो भी वो भंग कर सकता है प्रोफेशनल सीक्रेसी को, जैसे कहते हैं प्रिविलेज कम्युनिकेशन। एक और रह गया कम्युनिटी बेनिफिट है, मान लो कि पेशेंट को कोई ऐसी बीमारी है जो कि पूरी कम्युनिटी को फैल सकती है, आपने कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ी होंगी ये बीमारियां, तो कोविड-19, येलो फीवर, कोलेरा, तो पेशेंट दूसरे लोगों को फैला सकता है, इसलिए डॉक्टर का दायित्व है कि वो समाज को बताए कि इस पेशेंट से दूर रहो, अपन बात करें तो, है ना। और इसके अलावा डिजीज डेट्रीमेंटल टू सेल्फ एंड अदर, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो खुद के लिए और दूसरों के लिए, दोनों के लिए हानिकारक होती है, जैसे कि कोई कलर ब्लाइंड ड्राइवर है, अपन बात करें तो ना, तो कोई कलर ब्लाइंड ड्राइवर है, तो ध्यान रखना इस प्रकार से जो है किसी में भी गाड़ी ठोक सकता है, ध्यान रखना, आप में से भी हो सकता है कोई हो कलर ब्लाइंड, ध्यान रखना इस प्रकार से। और क्राइम, सस्पेक्टेड क्राइम, ध्यान ही रखना इस प्रकार से, कोई क्राइम की डॉक्टर को सूचना हो, या फिर अपन बात करें उसको अंदाजा हो कि कोई क्राइम पेशेंट कर सकता है, तो वो इन्फॉर्म करेगा पुलिस को ना। सेक्शन 33 बीएनएसएस डिटेल में पढ़ेंगे, सेक्शन 33 बीएनएसएस आगे चिंता मत करो ना। तो सीधी सी बात है, इन सब कंडीशंस में डॉक्टर को, पुलिस को इन्फॉर्म करना ही करना पड़ेगा ना। कम्युनिटी का कोई फायदा हो रहा है, पेशेंट को कोई ऐसी बीमारी है जो दूसरों को फैला सकता है, तो डॉक्टर को, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, या और किसी भी समाज के अधिकारियों को जो है इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सेक्शन 33 बीएनएसएस ध्यान ही रखना इस प्रकार से, है ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं मेडिकल डिस्क्लोजर एंड रेड क्रॉस एम्बलम, अपन बात करें तो ध्यान रखना इस प्रकार से ना। अगर कोई माइनर पेशेंट आया है आपके पास, 18 साल से कम है, कोई मेंटली चैलेंज्ड पर्सन है, कोई अपराधी आपके पास आया है, तो फिर आप उसकी सारी जानकारी उसके पेरेंट्स को दोगे। अपन बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, पेरेंट्स को या गार्जियन को दोगे, ध्यान रखना है इस प्रकार से ना। फिर रेड क्रॉस एम्बलम आता है, रेड क्रॉस एम्बलम जो लाल निशान आपने देखा होगा, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना, उसे कहते हैं रेड क्रॉस एम्बलम। ध्यान रखना है, रेड क्रॉस एम्बलम हर कोई यूज नहीं कर सकता ना, सिर्फ आर्मी वाले, मतलब कौन कौन यूज कर सकते हैं, एक तो मेंबर्स ऑफ रेड क्रॉस मूवमेंट वो यूज कर सकते हैं, और एक आर्मी मेडिकल सर्विसेज जो दे रहे हैं, और वो भी कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे ना। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का मतलब दो आर्मी आपस में भिड़ गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो गई, अपन बात करें तो ना, तो ध्यान रखना ना, उस समय जो आर्मी मेडिकल सर्विसेज हैं वो रेड क्रॉस एम्बलम यूज करेंगे, ध्यान रखना इस प्रकार से। अगर आप यूज करते हो इसको तो आपको फाइन हो सकता है 500 रुपए का, अगर आपने किसी व्हीकल पर या और किसी चीज पर इस रेड क्रॉस एम्बलम को लगा लिया तो फाइन हो सकता है 500 रुपए। इसके अलावा फॉर फीचर ऑफ व्हीकल वगैरह भी हो सकता है, जब्त किया जा सकता है आपका व्हीकल, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। फिर अपन अब बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन, इसमें एक याद रखनी है बस, डिक्लेरेशन ऑफ टोक्यो, बाकी याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, हम ना। पर सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें डिक्लेरेशन ऑफ टोक्यो, कुछ याद हो तो डिक्लेरेशन ऑफ टोक्यो हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिकल इंजरी वाले चैप्टर में ना, टॉर्चर मेथड में पढ़ी थी, है ना। तो ध्यान रखना है, गाइडलाइन फॉर ए डॉक्टर होती है रिगार्डिंग टॉर्चर विक्टिम एंड पेशेंट्स, अपन बात करें तो ना। तो जो भी टॉर्चर विक्टिम्स होते हैं उनके रिपोर्टिंग एंड ट्रीटमेंट की रिपोर्ट सारी डॉक्टर को ऊपर पहुंचानी पड़ेगी, तो गाइडलाइंस है डॉक्टर के लिए डिक्लेरेशन ऑफ टोक्यो। बाकी डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी, जेनेवा, ओस्लो, सिडनी, विनकी, लिस्बन, माल्टा, वाशिंगटन, ये सब भी आप याद रख सकते हो, ध्यान रखना है। तो ये अपना
चैप्टर था मेडिकल एथिक्स, ये अगला चैप्टर है मेडिकल नेग्लिजेंस। तो मेडिकल नेग्लिजेंस अगले चैप्टर में देखते हैं, ध्यान ही रखना इस प्रकार से ना। तो मेडिकल एथिक्स चैप्टर में कुछ खास नहीं है। सबसे पहले तो आप क्या याद रख सकते हो, ये 4 पॉइंट्स याद रख सकते हो मेडिकल एथिक्स के। फिर स्टेट एसएमसी एनएमसी छोड़ दो चाहे ना। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में क्या क्या आता है वो जस्ट याद रख लो। वार्निंग वार्निंग नोटिस का डिफरेंस है ना। फिर अपन बात करेंगे इस प्रकार से प्रोफेशनल सीक्रेसी, और कब कब प्रोफेशनल सीक्रेसी को भंग करना पड़ेगा वो अपन याद रख सकते हैं। तो यही था अपना चैप्टर, ध्यान रखना इस प्रकार से।